सोचिए जरा, आपके हाथ में जो फोन है, क्या वो सिर्फ एक ठोस चीज है, या उसमें तरंगों मतलब वेव्स की तरह कोई गुण भी हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के दिमाग घुमा देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं, जिसने असलियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इस मिस्ट्री की जड़ तक चलते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है लाइट से। अब देखिए, वैज्ञानिकों के लिए लाइट हमेशा से एक पहेली रही है, क्योंकि इसका बर्ताव बड़ा अजीब है। मतलब डुअल है। कभी तो ये एक लहर एक वेव की तरह फैलती है, जैसे पानी में दो लहरें मिलकर एक पैटर्न बनाती है ना, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। और कभी ये बर्ताव करती है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। ये जो दोहरापन है ना, यही हमारी दुनिया की बुनियाद है। अब बात है 1924 की। एक नौजवान फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, लुई डी ब्रोगली। उन्होंने लाइट के इस दोहरे बर्ताव को देखा और उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आया। उन्होंने सोचा, यार, अगर कुदरत यानी नेचर हर चीज में एक बैलेंस, एक सिमेट्री पसंद करती है, तो फिर मैटर यानी पदार्थ एनर्जी से इतना अलग क्यों होना चाहिए? डी ब्रोगली का पूरा लॉजिक ना इसी एक खूबसूरत आइडिया पर टिका था। उनका कहना था कि देखो, नेचर को बैलेंस पसंद है, सिमेट्री पसंद है। अगर यूनिवर्स की एक फंडामेंटल चीज यानी एनर्जी डुअल नेचर दिखा सकती है, तो फिर दूसरी फंडामेंटल चीज यानी मैटर, उसे भी तो ऐसा ही करना चाहिए। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने मैटर को लेकर हमारी पूरी समझ की नींव ही हिला के रख दी। तो इसी सोच के आधार पर डी ब्रोगली ने एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस सामने रखी। उन्होंने कहा, हर चलती हुई चीज, हर मूविंग पार्टिकल, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, उसके साथ एक वेव जुड़ी होती है। मतलब ये कि हर चलती हुई चीज के साथ एक न दिखने वाली लहर भी साथ साथ चलती है। और ये रही वो इक्वेशन जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ती है। देखिए, लेफ्ट साइड में है लैम्डा, जो वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ को दिखाता है, और राइट साइड में है पी, जो पार्टिकल के मोमेंटम को दिखाता है, यानी उसके मास और स्पीड का प्रोडक्ट। और इन दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो नेचर का एक फंडामेंटल नंबर है। और पता है इस इक्वेशन की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ मैटर पर ही काम नहीं करती, ये लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के लिए भी एकदम फिट बैठती है। मतलब मैथ्स पूरी तरह से मैच करता है। और ये बात साबित करती है कि ये कोई मामूली नियम नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो मैटर हो या एनर्जी। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, अगर ये सब सच है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक बेसबॉल फेंकें और वो दीवार से टकराने के बजाय उसके चारों ओर एक लहर की तरह घूमकर निकल जाए? सवाल तो एकदम जायज है, और इसका जवाब छिपा है स्केल में, यानी पैमाने में। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारी अपनी रोजमर्रा की दुनिया से। मान लीजिए हमारे पास एक आम सी गेंद है। इसका वजन है 0.12 किलोग्राम और ये 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो इसका मोमेंटम हुआ 2.40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इन नंबर्स को डी ब्रोगली की इक्वेशन में डालते हैं, और जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट को इस गेंद के मोमेंटम से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो सच में चौंकाने वाला है। गेंद की वेवलेंथ निकलकर आती है 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर्स। ये नंबर इतना ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक प्रोटॉन के साइज से भी अरबों खरबों गुना छोटा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बड़ी चीज़ों के लिए ये वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि असल जिंदगी में उसका कोई असर ही नहीं होता, उसे मापना नामुमकिन है। और इसीलिए ये सारी चीजें न्यूटन के क्लासिकल नियमों को फॉलो करती हैं। मतलब उनकी वेव नेचर है तो, पर वो इतनी मामूली है कि उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी चीजों की बात। अब चलते हैं स्केल के दूसरे सिरे पर, यानी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। यहाँ हमारे पास एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन का डेटा है। देखिए, इसका मास तो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। फिर भी इसका मोमेंटम उस गेंद के मुकाबले बहुत ही कम है, करीब 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब हम इसी इलेक्ट्रॉन के लिए वही कैलकुलेशन करते हैं, तो रिजल्ट एकदम अलग आता है। इसकी वेवलेंथ आती है 0.135 नैनोमीटर, और ये एक ऐसा नंबर है जिसे आसानी से मापा जा सकता है। असल में ये तो एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर है। यहाँ पे अचानक से वेव नेचर सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि वही सब कुछ है।
तो ये आमने सामने की तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। गेंद की वेवलेंथ इतनी छोटी कि लगभग 0, जिसे मापा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सिग्निफिकेंट, मापने लायक और एक्स-रे के बराबर। फिजिक्स का नियम एक ही है, लेकिन जैसे ही स्केल बदलता है, हकीकत पूरी तरह से बदल जाती है। तो आखिरकार सारा खेल मास यानी द्रव्यमान का है। किसी चीज का मास ही ये तय करता है कि वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी या एक वेव की तरह। जो चीज भारी है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी ना के बराबर हो जाएगी। और वहीं जो पार्टिकल हल्का है उसका मोमेंटम कम होगा और उसकी वेवलेंथ बड़ी और असरदार हो जाएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, सिमेट्री। नेचर, मैटर और एनर्जी दोनों को ही डुअल नेचर देती है। दूसरी, रिलेशन। डी ब्रॉगली की इक्वेशन पार्टिकल और वेव की दुनिया के बीच का पुल है। तीसरी, इनवर्स लॉ। मोमेंटम जितना ज्यादा, वेवलेंथ उतनी ही कम। और चौथी और सबसे जरूरी बात, स्केल। मैटर का वेव नेचर सिर्फ छोटी सब एटॉमिक दुनिया में ही असल में मायने रखता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे ख्याल पर लाकर छोड़ती हैं। हम असल में एक ड्यूअल यूनिवर्स में रहते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस स्केल पर देख रहे हैं। हमारी ये ठोस रोज़मर्रा की दुनिया हमें इसलिए ठोस लगती है क्योंकि हमारे बड़े साइज के सामने हमारी वेव नेचर छिप जाती है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, फंडामेंटल लेवल पर, तो मैटर कभी भी सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होता। वो पार्टिकल और वेव दोनों का एक खूबसूरत तालमेल है।